गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना को बेदखल होने के बाद से लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार जारी है। पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखी गई थी, अब बांग्लादेश में ईसाई समुदाय के लोगों पर हिंसा देखी गई है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बंदरबन के लामा उपजिला के सराय यूनियन में ईसाई त्रिपुरा समुदाय के कम से कम 17 घरों में कथित तौर पर आग लगा दी गई। आगजनी की घटना में प्रार्थना और क्रिसमस मनाने के लिए पास के गांव गए निवासी बेघर और तबाह हो गए। पीड़ितों के मुताबिक बदमाशों ने नए टोंग झीरी त्रिपुरा पारा को निशाना बनाया, जहां समुदाय ने कई साल पहले स्थापित होने के बाद अपने घरों का पुनर्निर्माण किया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव के 19 में से 17 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। टोंगझिरी लंबे समय से त्रिपुरा समुदाय का घर रहा है, लेकिन निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई साल पहले जबरन बेदखल कर दिया गया था और दावा किया कि जिस जमीन पर वह रह रहे थे वो आवाम लीग शासन के दौरान एक हाई रैंकिंग पुलिस अधिकारी की पत्नी को पट्टे पर दी गई थी। समुदाय के मुखिया पैसप्रू त्रिपुरा ने आउटलेट को बताया कि हम 3 या 4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। खुद को एसपी के आदमी बताने वाले लोगों के एक ग्रुप ने हमें 4 से 5 साल पहले बेदखल कर दिया। अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद समुदाय वापस लौट आया और अपने घरों का पुनर्निर्माण किया। यहाँ की रहने वाली गुंगामणि त्रिपुरा का भी घर जला दिया गया। उन्होंने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि हमारे घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं, हम कुछ भी नहीं बचा पाए। आज हमारा सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन यह किसी बुरे सपने की तरह है। हम अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करते हैं। सराय यूनियन परिषद के अध्यक्ष एमडी इदरीस ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आगजनी के कारण 17 घर नष्ट हो गए हैं। कार्यवाहक लामा उपजिला निर्वाही अधिकारी रूपायन देव ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक कंबल और चावल की एक बोरी सहित तत्काल राहत प्रदान की। उन्होंने कहा, मैंने पीड़ित परिवारों को लिखित में शिकायत करने को कहा है। आइए हम सऊदी अरब के बारे में बात की जाए। सऊदी अरब के ब्रिक्स में शामिल होने की योजना को टालने के बाद उसकी इस संगठन में एंट्री रुक गई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उसाकोव के हवाले से बताया है कि ब्रिक्स में सऊदी अरब के प्रवेश को रोक दिया गया है। रूस फिलहाल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। सऊदी अरब को 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के तहत इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला था, जिसे उसने लंबे समय लटकाए रखा। ब्रिक्स में पहले ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। अब मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया भी ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन सऊदी शामिल नहीं हुआ है। रूस में इस साल अक्टूबर में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के अपनी मुद्रा अपनाने की योजना पर जमकर गुस्सा निकाला था। ऐसे में सऊदी के कदम वापस खींचने को ट्रंप की धमकी से भी जोड़ा जा रहा है। सऊदी अरब को अमेरिका का खास सहयोगी माना जाता है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। सऊदी अरब ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए बातचीत भी की थी। सऊदी अरब ने फिर कहा कि वह अभी ब्रिक्स में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है। इस साल अक्टूबर में रूस ने सऊदी को ब्रिक्स का सदस्य भी कर दिया था। बाद में इस बयान में भी रूस को वापस लेना पड़ा। रूस ने सऊदी अरब के प्रवेश को फिलहाल रोक दिया है। इससे ब्रिक्स में सऊदी अरब की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ब्रिक्स में शामिल होने से उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ सकती थी। दूसरी ओर सऊदी अरब अमेरिका का भी अहम सहयोगी है। ब्रिक्स में शामिल होने से अमेरिका के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते थे। माना जा रहा है कि इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ब्रिक्स में शामिल न होने का फैसला लिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने से जुड़े बयान ने भी सऊदी अरब के फैसले को प्रभावित किया है। भविष्य में सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होगा या नहीं, यह देखना होगा। फिलहाल सऊदी अरब ने ब्रिक्स से दूरी बना ली है। ये कहीं ना कहीं रूस और ब्रिक्स के लिए एक झटके की तरह है। आइए एक बार फिर बांग्लादेश की ओर चले। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सचिवालय की एक प्रमुख इमारत में आग लग गई है। इस हादसे में कई दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए हैं। अधिकारियों को संदेह की इमारत में जानबूझकर आग लगाई गई है, इसलिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की है। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बांग्लादेश सचिवालय की बिल्डिंग 7 में लगी आग लगभग 6 घंटे के बाद इस पर काबू पा गया गया। अधिकारी के अनुसार आग गुरुवार की तड़के सुबह लगी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। अग्निशमन सेवा प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जाहिद कमाल ने कहा कि कल आधी रात के बाद इमारत के 3 स्थानों पर एक साथ आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के बाद बिजली गुल हो गई, जिसके कारण अन्य मंत्रालयों को भी अपना काम रोकना पड़ा। आग लगने के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग 7 की 6ठी, 7वीं और 8वीं मंजिल के अधिकांश कमरे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए।
फर्नीचर के साथ साथ कई दस्तावेज भी जल गए। इसके अलावा आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी से भी कई दस्तावेज नष्ट हो गए। स्थानीय सरकार के सलाहकार आसिम महमूद सजी भुइया ने कहा कि साजिशकर्ताओं ने अपनी गतिविधि बंद नहीं की है। बताया कि जो दस्तावेज क्षतिग्रस्त हैं उनमें अवामी लीग शासन के दौरान लाखों डॉलर के भ्रष्टाचार के कागजात और अन्य सबूत शामिल थे। आसिम महमूद सजी भुइया ने आगे कहा, इस अपराध में शामिल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस घटना की जांच के लिए अधिकारियों ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव नीलायन क्षेत्र प्रशासन मोहम्मद खालिद रहीम करेंगे। जांच समिति को आग लगने के कारणों का पता लगाना होगा। ये बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के पंक्तिया प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों में अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस हमले को लेकर अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अफगान तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा है कि अफगानिस्तान में 4 जगहों पर हुए बम विस्फोटों में 6 लोग घायल भी हुए हैं। हवाई हमलों को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। यहाँ होने वाले अधिकांश हमलों के लिए यही आतंकी संगठन जिम्मेदार रहा है। टीटीपी पर अफगानिस्तान में तालिबान शासन द्वारा शरण मिलने और मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। अब पाकिस्तान ने टीटीपी के शिविरों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। इसकी अफगान तालिबान शासन ने निंदा की है। अफगानिस्तान के विदेश कार्यालय ने काबुल में तैनात पाकिस्तान के मिशन प्रमुख को तलब किया है। अफगानिस्तान उन्हें हवाई हमलों को लेकर औपचारिक विरोध पत्र सौंपेगा। साथ ही राजनयिक को ऐसी कार्रवाई को लेकर आगाह किया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख़वारिज़मी ने कहा है कि अफगानिस्तान हवाई हमलों को अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन और आक्रामक कृत्य मानता है। हम इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में दक्षिण वजीरिस्तान क्षेत्र में शनिवार तड़के इस्लामिक संगठन आतंकवादियों के एक बड़े हमले में 16 सुरक्षाकर्मियों को मार दिया गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, ने हमले की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी यहाँ विभिन्न सुन्नी इस्लामी आतंकवादी समूहों का एक छत्र समूह है जो ये लंबे समय से सरकार को खाड़ फेंकने और इसकी जगह एक सख्त इस्लामी नेतृत्व वाली शासन प्रणाली लाने के लिए लड़ रहा है। यह अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन इस्लामी समूह के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता है। आइए हम बात करें वैष्णो देवी की। अगर आप नए साल पर वैष्णो देवी दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित वैष्णो देवी यात्रा के आधार शिविर के पास रोपवे परियोजना को लेकर विरोध जारी है। इस विरोध की वजह से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विरोध के चलते कटरा में बंद और भूख हड़ताल जारी है। दरअसल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पिछले महीने रोपवे परियोजना की मंजूरी दी थी। इस परियोजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और उन लोगों को सहूलियत प्रदान करना है जो 13 किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता चढ़ने में असमर्थ होते हैं। हालांकि स्थानीय व्यापारी और अन्य संगठनों का मानना है कि यह परियोजना उनके रोजगार को प्रभावित करेगी, खासकर खच्चर वाले चालकों, पालकी चालकों और छोटे दुकानदारों की आजीविकाओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने इस परियोजना के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए 72 घंटे का बंद बुलाया है, जो बुधवार से शुरू हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के प्रवक्ता ने कहा कि हम तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक सरकार रोपवे परियोजना को रद्द नहीं कर देती। समिति का आरोप है कि इस परियोजना से कटरा के निवासियों की आजीविका पर संकट आ जाएगा, क्योंकि उनकी आय का प्रमुख स्रोत वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित व्यापार है। बुधवार रात को प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल शुरू की और उन्हें मुख्य मांग यह है कि रोपवे परियोजना के विरोध में गिरफ्तार किए गए अपने साथियों को रिहा किया जाए। प्रदर्शन के कारण गुरुवार को लगातार दूसरे दिन कटरा में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। दुकानदारों, रेस्टोरेंट मालिकों और व्यापारियों ने हड़ताल में शामिल होकर अपनी दुकानें बंद रखी, जिसके सड़कें सुनसान हो गई। हालांकि यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने विशेष लंगर की व्यवस्था की है। बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि कटरा रेलवे स्टेशन, बाणगंगा और ताराकोट मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाए गए हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। इसके बावजूद बंद के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि स्थानीय परिवहन और भोजनालयों की अनुपलब्धता से उनकी यात्रा प्रभावित हो रही है। ये श्रद्धालुओं ने कहा कि हम चाहते हैं प्रदर्शनकारी अपनी हड़ताल खत्म करें ताकि हमारी यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.